300 रुपए किलो है। आज मेरे पास क्विंटलों से केचुआ है। डिकम्पोस्ट करने के बाद में केचुआ छोड़े, उसको छांव के लिए आप, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप हरा अपने सूखा कचरा भी डाल सकते हैं। सूखी घास है, जो भी आपके पास व्यवस्था है, और उसको डालकर फैला दीजिएगा। तो इस माध्यम से आप केचुआ खाद बनाने में आप सफल होंगे। और केचुआ खाद सब में पहले अपने खेतों में डालें और उसके बाद में अगर अतिरिक्त होता है तो इसकी बिक्री करें। हम लोग टपक सिंचाई से बैच सिस्टम की खेती कर रहे हैं और हमको 10 साल तक ना तो नागर करने की जरूरत पड़ी है ना बक्कर, और उसमें केचुआ खाद ही हम डालकर उपयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। गर्मी के मौसम में केचुओं की देखरेख व प्रबंधन पर और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या मौर्य से। किसान भाइयों, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो गर्म वायु का प्रवेश है वो आपके केचुए के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। तो आप छप्पर जो आपने बनाया हुआ है वो पेड़ के नीचे नहीं है यदि, तो आप उसको 2 या 3 जगह से जो है उसको ढक करके या कवर करके रखें। दूसरा किसान भाइयों चाहिए कि सीधे जो है ताजा गोबर घोल करके आपको वर्मी पिट में नहीं डालना चाहिए। इसका कारण होता है कि जो गोबर है एकदम से गर्मी उत्पन्न करता है। तो हम पहले आपको गोबर को ठंडा कर लेना है या उसको सड़ा लेना है, उसके बाद ही जो है आपको गोबर का उपयोग अपने वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोग में लाना चाहिए। आप जो लेयर डाल रहे हैं या जितना कितना गाढ़ा घोल आप जो केचुए के लिए उपयोग में ला रहे हैं, तो उसकी जो घोल है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, कम से कम गर्मी के समय में, क्योंकि ये जो है ये भी नुकसान हमारे केचुए को कर सकता है। गर्मी में क्योंकि हमारे पास कचरा कम होता है, तो आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा आप छोटे हिस्सों में करके या जो भी आप कचरा उसमें डाल रहे हैं, तो बहुत मोटे कचरे का आपको उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो है आपके वर्म पर पड़ेगा। इतनी जल्दी आपको जो कि खाद मिलनी चाहिए थी उतनी जल्दी जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। रखरखाव या वर्मी पिट का रखरखाव की बात आती है तो गर्मी में कम से कम इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ऊंचे ढेर जो है वो ना बनवाएं, क्योंकि जो वायु का आवागमन जो है उसमें जो है आपको विपरीत प्रभाव इसमें हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है आपने यदि वर्मी पिट में इस तरीके की व्यवस्था नहीं की है कि केंचुए जो है एक पिट से दूसरे पिट में यदि जा सकें, तो आप व्यवस्था करें, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव भी ग्रीष्म ऋतु में हमको चूहों के स्वास्थ्य पे देखने को मिलता है। आप साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो भी आपने वर्म तैयार किया हुआ है या आपको पता है कि जो कंपोस्ट है वो बहुत ही चाय पत्ती के समान जो है तैयार हो जाता है, तो बहुत समय तक जो आपका कंपोस्ट है उसको भी आपको नहीं रखना। यदि आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है तो उसको हटा करके अतिरिक्त खाद के रूप में जो कचरा जो है या गोबर की पतला गोबर जो है उसके लिए आपको देनी है। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, पशुपालन व कृषि एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और हमारे अधिकांश कृषक भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अपनाए हुए हैं एवं उनके संतुलित आहार हेतु हरे चारे की खेती करते हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने पशुओं के हरे चारे हेतु बरसीम की फसल लगा रखी है तथा वह इससे बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वह इसमें कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे सिंचाई, पौध सुरक्षा इत्यादि उपायों को अमल में लाएं। परंतु जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई इन प्रबंधनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण उन्हें इससे निम्न गुणवत्ता का बीज प्राप्त होता है। साथ ही अगली बार जब हम इस बीज की बुवाई करते हैं तो अंकुरण भी अच्छा नहीं होता है। तो किसान भाइयों, बरसीम की फसल से अच्छे बीज प्राप्त करने हेतु इसमें इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाना है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ शेखर सिंह बघेल से। के दृष्टिकोण से बरसीम की खेती कर रहे हैं, उन्हें कुछ खास बात इस समय ध्यान रखना है। इसमें विशेष रूप से एक बात याद रखनी है कि सिंचाई की, बरसीम की फसल में अगर किसी भी समय में सिंचाई की
कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से बीजों की जो उत्तम क्वालिटी होती है या उनका जो भौतिक गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप आगे आने वाले बीजों का जो आपका उत्पादन है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। अतः किसान भाई जो बरसीम की फसल में समय समय पर पानी की सिंचाई आपको अवश्य और अति आवश्यक रूप से करनी है ताकि आपकी बरसीम फसल का बीज अच्छा उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, बरसीम के अच्छे बीज उत्पादन हेतु आपको फसल में फूल एवं दाना भरते समय अवांछित पौधों को उनकी ऊंचाई से, उनकी पत्तियों से, किसी भी आकार प्रकार से जो प्रजाति आपने अपने खेत में लगाई है उससे अगर भिन्न पौधे दिखाई दे तो उन पौधों को आप अपनी फसल से उखाड़कर बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया को रॉगिंग कहते हैं। इस कार्य को करने से बीज की शुद्धता बनी रहती है। इसके अलावा खेत में खड़े खरपतवारों को भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि फसल में खरपतवार होने पर उसके बीज बरसीम में मिल जाते हैं, जिससे बीज की शुद्धता प्रभावित होती है। और जब आप अगली साल इस मिश्रित बीज का उपयोग करते हैं तो यह खरपतवार भी इनके साथ उग आते हैं। इसलिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो फूलों में इसमें सेमी ऊपर की समस्या देखी गई है और कई बार इल्ली की समस्या जो बहुतायत में हमारी बरसीम फसल में देखी जाती है। उसके लिए आप जो क्लोरोपाइरीफास या इंडोसल्फान जो दवा है इनकी लगभग 1.5 से 2 मात्रा का पानी में घोल बनाकर अगर इसका एक छिड़काव आप बरसीम की फसल में कर देते हैं तो आपकी बरसीम की फसल का जो कीटों की समस्या है वो नहीं आएगी और अच्छे बीजों का उत्पादन आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा कई बार देखा गया है बरसीम की फसल में झुलसा रोग की भी समस्या आ जाती है। अतः झुलसा रोग की समस्या जब आती है तो इसका अगर आपको शुरुआत में ही आप देख लेते हैं कि इसमें इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको लगभग 2% बाविस्टिन जो है उसका घोल बनाकर आपको बरसीम की फसल में छिड़काव करना है ताकि झुलसा रोग से आपकी बरसीम की फसल का बचाव हो सके। सबसे प्राथमिकता से जो बातें हमें ध्यान रखनी है उसमें है कि बीजों में किसी प्रकार के और चारा फसल के बीजों का मिश्रण ना हो। कि जब आपकी बरसीम की फसल की कटाई करें तो आपको थ्रेसिंग के लिए जो आपका स्थल का चयन किया है वो अच्छी तरीके से साफ सुथरा हो। किसी भी प्रकार की अन्य फसलों का उसमें बीज आपके थ्रेसिंग फ्लोर में नहीं होना चाहिए ताकि उसके बीज की गुणवत्ता बनी रहे और आपको बीज उत्पादन की दृष्टि से जो बीज का आपका चयन कर रहे हैं उसका सही बीज आपको प्राप्त हो। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप इस फसल की कटाई के बाद थ्रेसिंग करते हैं तो आप पहले थ्रेसर की अच्छी तरह से सफाई कर लें, जिससे उसमें अन्य किसी फसल के बीजों का मिश्रण न हो पाए। थ्रेसिंग करने के बाद किसान भाई प्राप्त बीज को धूप में सुखा ले तथा बीज 8 से 10% नमी तक सूखने के बाद ही उसे भंडारित करें, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की फंगस उत्पन्न न हो। इसके अलावा प्राप्त बीज को छलनी के माध्यम से छानकर पतले, पिचके, रोगीले कटे एवं कंकड़ मिट्टी को ग्रेडिंग करके अलग कर देना चाहिए, जिससे आपको अपने बीज का उचित मूल्य प्राप्त हो। और अगर हम ऐसे बीज को अगले वर्ष बोते हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता भी अच्छी होती है। इस प्रकार किसान भाई अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अच्छी गुणवत्ता का आप बरसीम का बीज भी प्राप्त कर पाएंगे और उसका अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्यों पर जानकारी। मौसम आधारित एकीकृत कृषि परामर्श सेवा योजना, भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा इस सप्ताह की कृषि सलाह। भंडारण करने से पहले अनाज व बीज को अच्छी तरह सुखा ले। दानों में नमी प्रतिशत 8 से 10 तक होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। रबी फसलों की कटाई उपरांत खाली खेतों से मृदा परीक्षण हेतु नमूने निकाले एवं निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे एवं गहरी जुताई करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी एवं बरबटी की फसल में कीट एवं व्याधियों का शाम के समय निरीक्षण करते रहे एवं आवश्यकता अनुसार मेलाथियान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करें। 4 से 5 दिनों में तापमान बढ़ने के कारण ग्रीष्मकालीन फल एवं सब्जियों की फसल में शाम के समय नियमित सिंचाई करते रहे। देशी बेर की झाड़ियों में पैच कलिकायन हेतु कटाई करें।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। पशुओं में खुरपका एवं मुहपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण करें। पशुओं को अधिक तापमान से बचाव हेतु छायादार एवं हवादार स्थानों में रखें। मौसम में अचानक आए बदलाव अथवा बादल युक्त मौसम बने रहने के कारण बाह्य परजीवियों के प्रकोप के आसार है। बचाव के लिए नियमित रूप से खुरेरा, ग्रूमिंग करें तथा परजीवी दिखाई देने पर मेलाथियान 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर कपड़े में भिगोकर पशुओं के शरीर के प्रभावित अंगों पर लगावे। उस समय पशुओं के मुंह में जाली का प्रयोग करें, जिससे पशु दवा को चाट न सके। पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाए एवं प्रति प्रौढ़ गाय भैंस को 50 ग्राम नमक एवं छोटे पशुओं को 25 ग्राम नमक प्रतिदिन के हिसाब से दे। पिछले मौसम को देखते हुए मुर्गियों में बीमारी के प्रकोप की संभावना है, अतः मुर्गी घर एवं उसके आसपास साफ सफाई रखें। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय करें। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पनागर, जिला जबलपुर के कृषक मोहन वंशकार ने। यह सूकर पालन की जानकारी चाहते हैं। तो मोहन वंशकार जी, इस विषय पर जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। सूकर पालन व्यवसाय शीघ्र एवं अच्छी आमदनी देने वाले व्यवसायों में से एक है। सूकर एक ब्यात में 6 से 12 बच्चे देती है, जो कि मात्र 6 से 8 माह में लगभग 60 से 80 किलोग्राम शरीर भार ग्रहण कर लेते हैं। सूकरों में खाद्य पदार्थों को मांस में बदलने की क्षमता भी अधिक होती है। ये प्रायः 4 से 4.5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ को प्रति किलोग्राम मांस में परिवर्तित करते हैं। किसानों की सुविधा के अनुसार पाले जाने वाले सूकरों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वैसे एक औसत किसान के लिए 10 मादा तथा 2 नर सूकरों से व्यवसाय आरंभ करना अच्छा होता है। एक नया सूकर फार्म खोलने के लिए वयस्क मादा एवं नर सूकर से शुरुआत करना श्रेयस्कर होता है। सूकर पालन व्यवसाय की सफलता के लिए नस्ल का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में क्षेत्रीय प्रजातियों के श्रेणीकरण के उपरांत उच्च कोटि के नस्ल तथा कुछ विदेशी नस्लों के सूकर उपलब्ध हैं। विदेशी नस्लों में यॉर्कशायर, लैंड रेस, बर्कशायर इत्यादि ज्यादा प्रचलित हैं। एक साफ तथा अच्छे फार्म के लिए मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर नामक नस्ल अच्छी होती है। आवास व्यवस्था चलचित्र में दिखाए जा रहे आवास के अनुसार 12 मादा एवं 2 नर सूकरों को इस प्रकार के आवास में रखा जा सकता है। प्रजनक नर सूकर को रखने के लिए बाड़े में सामान्यतः 1 सूकर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्रजनक नर सूकर को स्वस्थ रखने हेतु 6 वर्ग मीटर बंद तथा 6 वर्ग मीटर खुली जगह की आवश्यकता होती है। गर्भाधान वयस्क मादा सूकर का मध्यकाल 20 से 25 दिनों का होता है। मादा सूकर को गर्भाधान हेतु नर बाड़े में 2 से 3 दिनों तक रखा जाता है। मादा सूकरों का गर्भकाल 114 दिन का होता है। मादा सूकरों को प्रसूति बाड़ा में रखने से पहले गुनगुने पानी एवं साबुन से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। अच्छी सफाई किसी जर्मनाशक दवा के माध्यम से भी कर देनी चाहिए। शावकों की मृत्यु से बचाने के लिए बच्चे देने वाले स्थान के चारों ओर एक रक्षक लाइन यानी गार्ड रेल लगानी चाहिए, जिसकी ऊंचाई जमीन से 8 से 10 इंच और दीवार से 8 से 12 इंच दूर होनी चाहिए। बच्चों को उनकी मां से अलग करने का समय आजकल लगभग 8 सप्ताह बाद मादा सूकर को शावकों से अलग कर दिया जाता है, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। बधियाकरण यह आवश्यक है कि नर सूकर को 4 से 6 सप्ताह की अवस्था में बधिया किया जाए। इस बधियाकरण क्रिया के उपरांत उन नर सूकरों के शरीर भार में अच्छी वृद्धि देखी जाती है।
सूकरों के खान पान पर ध्यान देने योग्य बातें। सूकरों के भोजन के लिए बाजार में उपलब्ध बने बनाए खाद्य पदार्थ प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जिनमें मक्का 40%, चोकर 20%, 10% राइस पॉलिश, 10% मैली या मोलेसस तथा उच्च प्रोटीन का मिश्रण 15 से 18%, 2% लवण मिश्रण एवं 1% नमक होना चाहिए। लगभग 45 किलोग्राम शरीर भार वाले सूकर को 1.5 किलोग्राम राशन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सूकरों को घरों, होटलों, हॉस्टलों तथा मेसों से बचा भोजन की जूठन सूकरों को खिला सकते हैं। इन अप्रचलित खाद्य पदार्थों को खिलाने से सूकर पालन व्यवसाय काफी सस्ता हो जाता है। सही प्रजनन, उचित खान पान एवं देखरेख के साथ सूकरों में होने वाले रोगों से बचाव पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। महामारी के रूप में फैलने वाले रोगों जैसे खुरपका, मुंहपका एवं सूकर ज्वर आदि से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। एबी टीकाकरण, सूकर बाड़ों की साफ सफाई, स्वच्छ पानी की व्यवस्था एवं अच्छे भोजन से कई रोगों से बचाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, इसमें अंतः परजीवियों का भी प्रकोप देखा जाता है, जिसके लिए पाइपराजीन, थायोबेंडाजोल 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, इन औषधियों में से किसी एक औषधि द्वारा हर 4 महीने के उपरांत अंतः परजीवियों की रोकथाम करना अति आवश्यक है। बाह्य परजीवियों में जूं, मक्खी, गलीच, चमोकन के प्रभाव से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इनके कारण सूकरों में खुजली होती है। इनकी रोकथाम के लिए ब्यूटॉक्स, एक्टोमिन, आस्कोबियल 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवाई को घोलकर पूरे शरीर पर छिड़काव करना चाहिए। सूकर पालन की 1 यूनिट अर्थात 10 वयस्क मादा तथा 1 प्रजनन योग्य नर के नए फार्म को स्थापित करने पर होने वाले खर्च तथा आमदनी का विवरण इस प्रकार है। इसमें भवन निर्माण का व्यय, चारे एवं दाने का व्यय, श्रम पर होने वाला व्यय फार्म स्थापित करने वाली जगह के ऊपर निर्भर करता है और परिवर्तनशील होता है। किसान भाई अगर सूकर पालन व्यवसाय में इन बातों पर ध्यान देते हैं तो इस प्रकार सूकर पालन करके किसान काफी लाभान्वित हो सकते हैं। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निशुल्क नंबर है 1800425408 किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक हैं किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू के पास। शहडोल के रामपुर में विधायक के भतीजे पर लगा शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। कटनी के बड़बड़ा में भी सामने आया लव, सेक्स और धोखे का मामला। भिंड के लहार में छेड़छाड़ के आरोपी अधेड़ की धुनाई। 9 साल की मासूम से की थी छेड़छाड़। शोर मचाने पर हुआ फरार। घर वापसी पर हुआ लात और घूंसों से स्वागत।
मध्य प्रदेश में चरम पर पहुंचा महिलाओं का उत्पीड़न। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का बयान, टीवी सीरियल्स को भी बताया महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार। धार में युवती की समझदारी से 4 नाबालिग की शादी रुकी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाला था विवाह, प्रशासनिक लापरवाही भी हुई उजागर। और सागर में कांतिलाल भूरिया ने फिर साधा मंत्री अजय विश्नोई पर निशाना, चरित्र पर उठाए सवाल। सीएम से मांगा जवाब, विजय शाह को हटाया तो विश्नोई को क्यों बख्शा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सतना की, जहां शहर के प्रेम नगर में शनिवार की रात 8 बजे एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक गैस सिलेंडर लगी मारुति वैन धू धू कर जलने लगी। जिस समय आग लगी वैन के अंदर कोई यात्री नहीं था। आग लगी मारुति वैन करीब 1 घंटे तक जलती रही। आग इतनी भयानक थी कि कोई चाह कर भी उसे नहीं बुझा पा रहा था। बाद में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई, तब जाकर ये आग बुझ पाई। आग बुझने के बाद वाहन मालिक फरार हो गया। सतना में दर्जनों स्कूल वैन घरेलू गैस सिलेंडरों से चल रही हैं, लेकिन प्रशासन को शायद बड़े हादसे का इंतजार है। इधर भिंड के लहार में शनिवार को छेड़छाड़ के आरोपी एक अधेड़ की जमकर धुनाई हुई। दरअसल 5 दिन पहले डालचंद्र नाम के इस आरोपी ने 9 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि बच्ची के शोर मचाने के बाद आरोपी फरार हो गया था। शनिवार को जब डालचंद्र अपने घर पहुंचा तो पीड़ित बच्ची के परिजनों ने उसका लात और घूंसों से जमकर स्वागत किया। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों ने भी आरोपी पर जमकर हाथ साफ किया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने इस आशिक मिजाज को जूतों की माला पहनाकर कस्बे में घुमाया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर ग्वालियर के हजीरा इलाके में रहने वाले युवती के साथ दिन दहाड़े एक शख्स ने घर में घुसकर छेड़छाड़ कर दी। इतना ही नहीं, जब युवती ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। हजीरा पुलिस के मुताबिक आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर ने पीड़ित को घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया, जिसके बाद युवती ने हजीरा थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस सूचना पर से पुलिस ने अपराध 452 और 506B 354 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फरियादिया का जो घटना हुई है, घटना स्पष्ट है कि वो घर में घुसे और मारपीट की, छेड़छाड़ की, जो कि आज की घटना जो हुई है उस पर अपराध। बात करेंगे शहडोल की, जहां रामपुर गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और दुष्कर्म का आरोप लगा है व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बली सिंह के भतीजे समरन सिंह पर। परिजनों के मुताबिक विधायक के भतीजे ने पीड़िता के साथ 6 महीने पहले जबरन दुष्कर्म किया और बाद में शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई महीने तक दुष्कर्म करता रहा। बाद में जब पीड़िता गर्भवती हुई तो पीड़िता के माता पिता ने समरन से गुहार लगाई कि वो अब उनकी लड़की से शादी कर ले, तो वो शादी के लिए रजामंद नहीं हुआ। इधर जब परिजनों ने थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात कही तो आरोपी उन्हें विधायक का भतीजा होने का हवाला देकर धमकाने लगा। पीड़िता के पिता का कहना है कि हम सिर्फ शादी चाहते हैं, वरना लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे से बली सिंह की भतीजा है, वो मेरे से गलत काम किया है, धमकी देकर मारपीट कर। अकेले घर में रहती, कोई नहीं, पैसे चले गए थे। किसे का करूं, मैं अकेला का करूं उससे। क्या बोला? शादी का झांसा दे रहा? जी। क्या बोल रहे? शादी के झांसा बोल रहे थे। मैं शादी तुझसे कराऊंगी, तुझको ले जाऊंगी घर में। गलत काम किया, शादी नहीं कर रहा। दिखा रहा भाई वो विधायक है, मैं गरीब आदमी हूँ, एक माटी खोदने वाला, तो किसके पास मैं जाके कहा सुनाऊं, का विपद बताऊं। मैं खुद अदालत में परेशान हूँ, फालतू अदालत रेंग रहा हूँ। मेरे पास मेरी मालकिन की मारपीट भी किए, मेरी भी मारपीट किए, फिर मेरी लड़की से भी बात गुजार दी। अब अभी तक धमकी चला रहा है कि करो, जिसको जो करना हो तो कर लो। मैं किसके पास जाऊं? ये सीधी थाने से रामपुर गांव के एक व्यक्ति ने कल आवेदन दिया था एसपी साहब को
और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी 15 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना की गई है। और उस आवेदन पे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश थाना सीधी को दिए गए हैं। इसमें उनके पीड़ितों का ये भी आरोप है कि क्षेत्र के जो विधायक हैं दलित सिंह, उनके भतीजे ने दुष्कर्म किया, इसलिए अपराध नहीं दर्ज हुआ है। उसका उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। उसमें थाना प्रभारी को जो निर्देश दिए गए हैं, जो भी उसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए और जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की। इधर कटनी के बटबाड़ा में भी शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की को एक ठेकेदार ने शादी का झांसा दिया और उसे भोपाल लेकर आ गया, लेकिन बाद में जब लड़की गर्भवती हो गई तो उससे किनारा कर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। यही नहीं, आरोपी ने लड़की और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। ठेकेदार ने लड़की का गर्भपात कराने के लिए इस तरह की दवाइयां दी, जिससे उसकी हालत भी खराब हो गई। आज पीड़िता को जबलपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लड़की के परिजनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ले गया था भोपाल में, मेरे साथ नाजायज संबंध किया, जितने उतने हो उतना किया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, पेट से हुई, मेरे को उल्टी आने लगी, उसको पता चल गया तो माँ बनने वाली, उसके बाद वो ले आया, मुझे कटनी छोड़ दिया। कटनी में बोल रहा तुम्हारा रायपुर हम तुमको लेकर चल रहे हैं, तुम्हारा दवाई कराएंगे, जांच कराएंगे, तुमसे शादी करेंगे, तुमको रखेंगे। उसके बाद उसके परिवार के नगेंद्र विश्वकर्मा ने मेरे को अपने घर ले गया। जब उसको पता चला तो मेरे माँ बाप ने यहाँ पे रिपोर्ट की है, तो उसने ले गया, बोला हम जैसे तुमको कहेंगे वो ऐसा तुमको करना पड़ेगा। यानी कि बहुत धमकी दी, उनके परिवार वाले भी ने बहुत धमकी दी, बोल रहे थे अगर तुम ऐसे नहीं बोलोगे तो तुम्हारे भैया को गोली से मार डालेंगे, तुम्हें भी जिंदा मार। मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया है, ये कहना है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का। हालांकि उन्होंने महिला उत्पीड़न वाले प्रदेशों में यूपी को भी शामिल किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस मामले में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। भोपाल जिले के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए ममता शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्यों की कई योजनाएं हैं, लेकिन उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के समय में नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और यह समाज के सामने सवालिया निशान लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति, मैंने आते ही इनको कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति में मुझे कोई सुधार अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि हमने कुछ इस तरह के वो किया है, चेंज किया है, उससे हमें लगता है कि कोई ना कोई सुधार आना चाहिए। और ये भी मैं कहूंगी कि हम जो भी सुधार करना चाहेंगे वो ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, जो हम देखते हैं, हमारा आयोग देखता है। और क्राइम रेट हम नहीं बना रहे हैं, क्राइम रेट तो आ रही है, वेब पे आ रही है, नेट पे देख लीजिए आप। तो मैं यही, मेरा उद्देश्य यही है कि पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए ताकि महिलाओं को कहीं ना कहीं हम रिलीफ दे सकें, उनकी सुरक्षा हो, उनको किस तरह से रखा जाए, चाहे वो रेप विक्टिम हो, चाहे वो। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने टीवी सीरियलों और विज्ञापनों में महिलाओं की भूमिका पर आपत्ति जताई है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए ममता शर्मा ने कहा कि टीवी सीरियल्स लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं। अपराध पर आधारित कार्यक्रमों के कारण भी महिलाओं पर हो रहे अपराधों में इजाफा हुआ है। 2-2, 3-3 दिन तक दिखाना ये भी गलत है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जिस तरह के सीरियल्स आते हैं वो हमारे बच्चों के, इनके दिमाग खराब करते हैं। क्राइम रिपोर्ट जो रात को आती है उसमें महिलाएं अगर अवेयर होती हैं, जागरूक होती हैं, तो क्राइम करना भी बच्चे सीखते हैं कि इस तरह से क्राइम हो रहा है। इधर ग्वालियर के विंडसर हिल्स में बतौर अकाउंटेंट काम करने वाले रवि प्रकाश श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल रवि प्रकाश ने फिरोजाबाद में प्राइवेट कंपनी में काम के दौरान सहकर्मी सुनीता तिवारी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली और ग्वालियर में उसे पत्नी बनाकर रहने लगा। लेकिन दिसंबर 2012 में रवि प्रकाश ने दूसरी महिला से फिर शादी रचा ली और दूसरी पत्नी को अपने गांव में रखने लगा। लेकिन इसका भांडा शुक्रवार को उस वक्त फूट गया जब रवि की दूसरी पत्नी ग्वालियर पहुंच गई, जिसके बाद मामले का खुलासा होने पर सुनीता ने थाने में जाकर शिकायत की और पुलिस ने आरोपी रवि को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
बाद में हुई थी। हम दोनों एक साथ ही जॉब करते थे। फिर हमारा उनसे कांटेक्ट हो गया, फिर मिलने जुलने प्यार करने लगे। फिर उन्होंने मेरे साथ संपर्क भी कर लिया। फिर वहाँ से बोले कि मैं तुम्हें ले जाके गले में रखूंगा, शादी भी कर लूंगा। इतने हमारे साथ धोखा देके और यहाँ पे ले आए और दिसंबर में जाके 4 महीने पहले इन्होंने शादी कर ली। पहली महिला आई है, शिकायत किया उसने, उस पर से 376